वेलकम बैक माय चैनल बीए स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का यह दूसरा भाग है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो पार्ट 1 में हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसका पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके पहले प्रकार में हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके बाद आएगा अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। साथ ही हम देखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है। इसके अलावा अन्य कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनको हम देखेंगे। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम कुछ 9-10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को अच्छे से समझते हैं। पहला टॉपिक पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया दोनों में कोई भी आप कह सकते हैं, चलेगा। इसका साधारण सा अर्थ होता है कि संयोग करके एक बन जाना। जैसे कि कोई भी दो पदार्थ है, दोनों आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ बन जाए, इसको कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में हम जब सल्फर को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपस में मिलकर अर्थात ऑक्सीजन और जो सल्फर है इन दोनों का योग का हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, मतलब दोनों आपस में जुड़ गए। तो इन्हीं दोनों को जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, H2O अर्थात जल प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 2 बढ़ा लीजिए और यहाँ पर 2, अर्थात यह समीकरण संतुलित हुई। और इस क्रिया को ध्यान से देखिएगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है तो जल प्राप्त होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक पदार्थों को जब आपस में क्रिया कराते हैं तो संयोग करके कोई एक नया पदार्थ बना ले, उसको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी धातु को हटा देना वहाँ से। जैसे कि अगर कोई एक बलवान व्यक्ति है और एक कमज़ोर व्यक्ति है, तो बलवान व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा परेशान करेगा और उसको अपने दबाव में रखेगा। वह चाहेगा, अगर यहाँ पे कोई एक साधारण सा इंसान बैठा हुआ है तो कोई भी पहलवान आदमी आएगा तो इसको यहाँ से हटा सकता है। तो जब ये इसको यहाँ से हटा सकता है तो इसको कहते हैं विस्थापन, मतलब ये स्वयं आकर बैठ गया और इसको हटा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। तो यही समीकरण पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है तो वह कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम आयरन से क्रिया कराते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर उपस्थित है वह आयरन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, अर्थात वह आयरन जो होता है Fe वो कॉपर को विस्थापित कर देती है, उसको उसके जगह से हटा देती है और वह जाकर स्वयं बैठ जाती है। तो क्या बनाती है, यह फेरस सल्फेट बना लेती है, जिससे कि कॉपर अलग हो जाता है और Fe जाकर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग निकल जाता है। तो यह हुआ विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि यौगिक के अणु के किसी भी एक तत्व का परमाणु, जैसे कि कोई भी यौगिक है उसके एक तत्व का परमाणु जो होता है या तो एक परमाणु हो सकता है या तो एक परमाणु का समूह ग्रुप भी हो सकता है, चाहे एक परमाणु हो या तो कई सारे परमाणु का ग्रुप उसमें हो, तो कोई दोनों में से कोई भी हो सकता है। अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, इसके स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणु का समूह उपस्थित हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी दूसरा तत्व है तो वह उसके स्थान पर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि एक बलवान है और एक कमज़ोर, तो वह कमज़ोर वाले को हटा करके बलवान वाला स्वयं वहाँ पे बैठ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें लगे कि पहले वाले को हटा करके दूसरा वाला वहाँ पर उपस्थित हो गया है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि यदि वह अभिक्रिया में मेन
जो यौगिक है, मेन यौगिक में यदि कोई अलग हुआ है, जैसे कि यह मेन यौगिक हमारा है, यह वाला मेन यौगिक है, इस मेन यौगिक में अगर कोई भी एलिमेंट, इसका जो कॉपर है धातु, वह अलग हो गया है, तो ऐसे अलग उत्पाद में अलग दिखाई दे रहा है, तो अलग दिखाई दे रहा है तो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया। तो यदि मेन जो यौगिक है उससे अगर कोई भी एलिमेंट अलग हुआ है और उत्पादन में हमें देख रहा है कि उस बाहर निकल गया और उसके स्थान पर कोई और आ गया, तो ऐसे अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है आमतौर पर। तीसरा देखते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट यह है, अनु का अर्थ होता है पीछे और उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर क्रिया हो रही है तो मतलब आगे की, अनुत्क्रमण मतलब कितनी बार क्रिया हो रही है, जैसे कि इसका टोटल अर्थ है, समझिए कि यह क्रिया आगे पीछे हो सकती है कि नहीं, उल्टा सीधा हो सकती है या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए, यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, जो पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम लोग हीट दें, क्या दें, पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट देते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो पोटेशियम क्लोराइड में टूट देती है और ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है। तो इसको जब हीट देते हैं हम लोग तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो क्या यह हो सकता है कि यदि हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की क्रिया कराएं आपस में, तो क्या हमें यह पुनः प्राप्त हो सकती है? तो ऐसा नहीं होता है। अनु का मतलब पीछे, उत्क्रमणीय का मतलब यह क्रिया दोबारा हो सकती है, तो इसका अर्थ होता है नहीं। अनुत्क्रमणीय ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो कि एक दिशिक होती हैं, जैसे कि यह एक दिशा में चलती हैं। यदि इधर से इधर चल रही है तो केवल इधर से इधर ही चलेगी, ना कि पुनः दाएं से बाएं हो जाए, ऐसी अभिक्रिया नहीं होती हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो कि एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोराइड को अगर देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे हम लोग तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यदि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को पुनः हम आपस में क्रिया कराएं तो यह हमें पोटेशियम क्लोरेट नहीं देगा। ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। चौथी अभिक्रिया देखते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके पहले अभी हमने देखा कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अब हम समझ सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, अर्थात Fe लाल तप्त लोहे पर हम अगर भाप को प्रवाहित करते हैं तो यह हमें चुंबकीय ऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अर्थात समान परिस्थितियों में यह अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो लाल तप्त लोहा है उस पर हम भाप प्रवाहित करते हैं तो हमें एक चुंबकीय ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यदि हम चुंबकीय ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की आपस में क्रिया कराएं तो हमें लोहा और जल प्राप्त हो सकता है। यह समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर कोई भी बाह्य कारक न हो, उसकी जो सामान्य स्थिति है उसी स्थिति में हम यह अभिक्रिया को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, अर्थात एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लीजिए ए कोई अभिकारक है, इसका रिएक्शन कराया गया और यह उत्पाद बनाया बी। तो ए से बी की तरफ बढ़ने के लिए हमने यह तीर दिखाया है, अर्थात यह ए से बी अर्थात बाएं से दाएं की तरफ अभिक्रिया संपन्न हुई। तो इस तीर के अनुसार हम यह दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि यह दोनों तरफ अभिक्रिया संपन्न हो सकती हैं। तो अब दाएं से बाएं की तरफ अभिक्रिया संपन्न होने के लिए नीचे वाला तीर ऐसे दर्शाते हैं। तो यह पता चलता है कि यह अभिक्रिया दाएं से बाएं संपन्न हुई है। तो जहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा होगा, आप इसका मतलब समझ लीजिएगा कि यह अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकती है, ए से बी की तरफ भी और बी से ए की तरफ भी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो सकती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं और उनको दर्शाने के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब जब हम उसको गर्म करते हैं, उसको ताप देते हैं तो यह टूट जाता है, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। यदि हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आपस में जब क्रिया करा देंगे तो हमें CaCO3 यह प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यह क्रिया दोनों दिशा में संपन्न हो सकती है।
पांचवा देखते हैं अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया ऐसी होती है जो कि किसी भी पदार्थ के अणु जो होते हैं, अगर कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। मतलब रिएक्शन के दौरान वह ऐसी क्रिया करती है कि उत्पाद सरल अणुओं में और दो या दो से अधिक बनाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 2KClO2 है, अर्थात कैल्शियम क्लोरेट है। तो अगर हम कैल्शियम क्लोरेट को उष्मा दें, क्या दें? उष्मा, तो यह किस में टूट जाएगी? दो सरल अणुओं में टूट जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया है कैल्शियम क्लोराइड है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है और ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त कर रही है, तो यह सरल अणुओं में टूट गई। अब देखिए कि जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है वो दो प्रकार से हो सकती हैं। या तो हम उस अभिक्रिया में उष्मा का यूज करते हों तो यह उष्मीय अपघटन कहलाएगा, या तो उस अभिक्रिया को हम विद्युत द्वारा संपन्न करते हों तो विद्युत अपघटन कहलाएगा। जैसे कि विद्युतीय अपघटन विद्युत के द्वारा होगा और जो उष्मीय अपघटन होगा वो उष्मा के द्वारा होगा। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये है उष्मीय अपघटन और ये रही आपकी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि अगर हम जल लिए हैं तो जल को जब उसमें करंट या फ्लो या उसको विद्युत से उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है, वह अपने सरल अणुओं में टूट जाती है, अर्थात जिस चीज़ से बनी होती है उसी चीज़ में पुनः टूट जाती है। सबसे खास बात इसमें यह है कि यह अभिक्रिया एक दिशिक होती है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। यह बाएं से दाएं की तरफ जा सकती है, अर्थात देखिए जैसे कि यह बाएं से दाएं इस तरफ क्रिया जाएगी, परंतु इन दो सरल अणुओं से वापस पुनः यह इस तरफ नहीं आ पाएगी, अर्थात फिर पुनः यह कैल्शियम क्लोरेट नहीं बन पाएगा। यदि हम कैल्शियम क्लोरेट का क्रिया कराते हैं, उष्मा देते हैं, तो यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाती है, परंतु ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड जो है इन दोनों का आपस में क्रिया कराएंगे तो यह कैल्शियम क्लोरेट में नहीं टूटेगी। तो यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, जो एक दिशिक होती है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं, छठवां अभिक्रिया कौन सा है देखते हैं। छठवां अभिक्रिया देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन का अर्थ होता है कि अलग अलग हो जाना। वियोजन का अर्थ होता है अलग अलग हो जाना, अर्थात इसके पहले हम अपघटन अभिक्रिया देखें तो अपघटन अभिक्रिया में था टूटना, मतलब अलग अलग टूट जाए, वही चीज़ अपने सरल अणुओं में टूट जाए। और वियोजन का अर्थ होता है कि अलग अलग हो जाना, जैसे कि कोई भी एक पदार्थ है तो यहाँ बीच से टूटकर अलग अलग हो जाए। और जबकि अपघटन अभिक्रिया में क्या था कि जो ये दो पदार्थ हैं, मान लीजिए ये ए से बना है और ये वाला बी से बना है, तो जो ए और बी है वह सीधे सीधे ए और बी में टूटे, ऐसी अभिक्रिया अपघटन टाइप में थी। और वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि ए और बी है परंतु दोनों का मिक्स है, ये तो मिक्स है तो किधर से भी टूट सके, इधर से टूट जाए, इधर से टूट जाए, किसी भी तरह से टूट जाए और उनमें दोनों का अंश हो थोड़ा थोड़ा, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ होगा तो कोई भी पदार्थ दो या दो से सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ है वह अपने दो सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। PCl5 जब क्रिया करता है या उष्मा देते हैं उसको तो PCl3 और Cl2 गैस में निर्मुक्त हो जाता है। यह अभिक्रिया कैसी होती है? यह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात यहाँ पे देखिए चिन्ह से आप समझ सकते हैं कि यह अभिक्रिया अग्रदिशिक और विपरीत दिशिक दोनों तरह से संपन्न हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस चीज़ को उष्मा देते हैं तो यह दो पार्ट में टूट जाता है। अब अगर हम इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दें तो यह हमें पुनः PCl5 दे देगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो उल्टा सीधा दोनों तरफ से चलती हैं वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती हैं, और जो वियोजन अभिक्रिया है वह उत्क्रमणीय है। आगे देखते हैं अगला, सातवीं अभिक्रिया देखते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन, इसका दोनों नाम है, द्वितीय विस्थापन कहें चाहे उभय अपघटन। द्वितीय विस्थापन का अर्थ होता है कि विस्थापन का अर्थ समझ रहे हैं कि किसी भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु हटाकर वहाँ पे उपस्थित हो जाए, यह विस्थापन हो गया। द्वितीय विस्थापन मतलब कोई दो वस्तुएं होंगी जो आपस में बदला बदली कर लेंगी, अर्थात जो यौगिक होगा, यौगिक के जो आयन हो, यदि यौगिक में आयन उपस्थित है तो वो, या अथवा उसके जो घटक होंगे,
जो भी यौगिक के घटक होंगे आपस में वो या आयन या घटक आपस में क्या कर लेते हैं, अदला बदली। उसके जो आयन होंगे वो जो घटक होगा उसका वह आपस में अदला बदली करके स्थान चेंज कर लेंगे। तो स्थान चेंज करने में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे स्थान चेंज करें। जैसे कि सोडियम सल्फेट लिए हैं, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है तो आपस में अदला बदली कर लेते हैं। जैसे सोडियम बेरियम के चला जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट बनाएगा और यह क्या है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब इसको संतुलित किए हैं इसलिए यहाँ पर दो देखिए आगे बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर NaCl आप जानते ही होंगे नमक है, तो यहाँ पे तो कोई भी फार्मूला में 2 है नहीं, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 अलग से बढ़ाया गया है। तो यह अभिक्रियाएँ जो कि 2 बार होती हैं, एक दूसरे को विस्थापित करती हैं और दूसरा पहले को विस्थापित करता है, तो ऐसी अभिक्रियाएँ द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे देख लिए 2 टॉपिक। अवक्षेपण, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण यह अभिक्रिया होती है एक प्रकार की। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं अर्थात किसी भी रिएक्शन में देखते हैं कि अगर परख नली में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो परख नली में कुछ अवक्षेप बन जाते हैं जो कि उसकी सतह मर जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे जो अवक्षेप बनाते हैं उसको कहते हैं अवक्षेप, और जो वह अभिक्रिया होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहती है। क्योंकि अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप मिला है तो इसलिए उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। 8वीं अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊर्जा को बाहर निकालना, ऊर्जा बाहर निकालती है। और ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊर्जा को स्वयं में सोख लेना, अर्थात ऊर्जा को सोख लेती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जब आपस में हम लोग क्रिया कराते हैं तो जल बनता है। अब जल बनता है उसके साथ ही साथ 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब आपस में क्रिया कराते हैं तो वह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। परंतु यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में क्रिया करते समय 42 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वह स्वयं में सोख लेते हैं। उसके बाद यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ऊष्माक्षेपी का अर्थ हुआ ऊष्मा को स्वयं में से बाहर निकालना। ऊष्माक्षेपी का अर्थ हुआ स्वयं से ऊर्जा को बाहर निकालना। और जो ऊष्मा शोषी होती है वह स्वयं में ऊर्जा को सोख लेती है। शोषी मतलब शोषी शब्द से ही आपको समझ आ रहा है कि सोखना, किसी चीज़ को सोख लेना। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो वह ऊष्मा अवशेषी अभिक्रिया कहलाती है। 9वां देखते हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास से होता हो, वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उल्टा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि और हाइड्रोजन का योग हो, वह अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन है, यह दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। कॉपर ऑक्साइड, अब यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे H2S है, यह Br2 के साथ क्रिया करके सल्फर अलग और HBr अलग उत्पाद बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो H है वह Br से जाकर जुड़ गया है, तो अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है। अब देखते हैं कि उपचायक और अपचायक क्या होते हैं। तो उपचायक जो उपचयन कराते हैं, उपचायक वह कहलाते हैं जो उपचयन कराते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन को कराने के लिए कोई एक उपचायक चाहिए, तो वह उपचायक सल्फर, ओजोन, ऑक्सीजन ये सब हो सकते हैं। तो उपचायक बहुत सारे हो सकते हैं जो यह अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। उसी प्रकार अपचायक, अब अपचयन अभिक्रिया कराने के लिए कौन चाहिए, हमें अपचायक चाहिए। अपचायक ऐसा कौन सा है, तो वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ओजोन। ये जो
पदार्थ हैं वह अपचयन अभिक्रिया कराने में सक्षम होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो दोनों अभिक्रिया करा सकते हैं, जैसे ओजोन। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ओजोन उसकी प्रकृति के हिसाब से वह दोनों अभिक्रियाओं को संपन्न करा सकता है। जैसे उपचायक के तौर पे काम करेगा तो उपचयन अभिक्रिया होगी, यदि वह अपचायक के काम करेगा तौर पर तो वह क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। 10वां देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही समय में संपन्न हो रही हों, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। देखते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है, यह उत्पाद के दौरान क्या हो जा रही है, कॉपर, अर्थात ऑक्सीजन का क्या हुआ, हास्य। तो ऑक्सीजन का हास्य किस में हो रहा था, अपचयन में। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात उपचयन। यह जो रासायनिक समीकरण है इसमें इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, नीचे अपचयन अभिक्रिया, ऊपर उपचयन अभिक्रिया, तो अर्थात इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण सामान्यतः धातु के तल जो होते हैं चमकदार होते हैं। यदि आप किसी भी धातु के तल को देखेंगे, सतह को उसके, तो वह चमकदार होता है, परंतु यदि उसे वायु में खुले रख दें, यदि उसे वायु में या नमी वाले आर्द्र स्थान पर खुले तौर पे उसको रख देते हैं तो उसकी जो धात्विक चमक होती है वह चली जाती है। जो उसकी धात्विक चमक होती है, जो चमकदार होता है, उसकी चमक खो जाती है। तो इस पूरी समस्या जो ये कारण है, इसी को जो है संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को यदि आप आर्द्र या नमी या खुले हुए जगह पर रख देते हैं तो वह ऑक्सीजन या जल के साथ क्रिया करके धीरे धीरे संक्षारित होती जाती है। और जैसे कि ये छड़, मान लीजिए एक छड़ है, इसको यदि खुले हुए नमी आर्द्र वाले जगह पर रख दें तो यह धीरे धीरे संक्षारित होती है। देखते हैं छड़ के ऊपर लाल भूरे रंग का कुछ रिएक्शन हो जाता है जो कि जिससे वह कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी जो होती है, ऐसी प्रक्रियाएं वह संक्षारण प्रक्रिया कहलाती है। संक्षारण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा एक सिंपल सा होगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल हो या आर्द्रता या नमी आदि इन सभी जगह के संपर्क में जब आती है तो वह संक्षरित होने लगती है, और इस संक्षरित होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। अब देखते हैं कि संक्षारण से होने वाली हानियाँ क्या क्या होती हैं। जैसे संक्षारण से होते जो पुल बने होते हैं लोहे के पुल बने होते हैं, लोहे में यदि जंग लग जाए तो वह पुल कमज़ोर हो जाता है और गिरने की संभावना हो सकती है। रेलिंग, जो घर की छतों की रेलिंग होती है, किसी घरों में छतों पर जो होते हैं रेलिंग लगे होते हैं, जो छत बनते हैं वो रेलिंग के अनुसार बनते हैं। तो जो लोहे की रेलिंग होती हैं उसको आप लोग देखते होंगे कि उसे पेंट कर दिया जाता होगा। क्यों? क्योंकि उसे संक्षारण से बचाना है। वह वायु के नमी में आकर के धीरे धीरे संक्षारित हो जाएगी, जिससे कि टूटने का डर और छत हमारे ऊपर गिरने का डर लगा रहता है। धातुओं से बनी वस्तुएं कुछ धातुओं से बनी है, यदि धातु धीरे धीरे संक्षारित हो जाए तो वो धातु से बनी वस्तु भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है, हमें हानि। और बचाव कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों से, तो जो वस्तु होगी, जो धातु या लोहे की वस्तु होगी, उस पर हम सामान्यतः पेंट कर दें। किसी भी कलर या किसी भी पेंट से पेंट करने से वह कुछ दिनों तक टिकी रहती है, कुछ लंबे दिनों तक। यदि उसे अत्यधिक दिनों तक टिकाना है तो उसका हम लोग क्या कर देना चाहिए, टीनीकरण, अर्थात टीन का परत चढ़ा देना चाहिए। उसका टीनीकरण कर दे तो वह लंबे दिनों तक टिकी रहती है। या तो उसका गैल्वेनीकरण कर दिया जाए, उस पर टीन का परत चढ़ाया जाए, या तो उसका गैल्वेनीकरण कर दिया। यह कुछ उपाय हैं संक्षारण से होने वाली हानियों के। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो विकृत गंधिता क्या होती है। गंधिता का अर्थ होता है स्मेल, मतलब सूंघना।
तो जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में और जिनका गंध, सामान्यतः सभी पदार्थों का या खाद्य पदार्थ जो भी हैं उनका एक अलग स्वाद और अलग गंध होता है, तो वह तब तक अच्छे और स्वादिष्ट बने रहते हैं। परंतु यदि उनका स्वाद और गंध खराब हो जाए तो उस स्थिति को कहते हैं विकृत गंधिता। और यह जो पूरी प्रक्रिया है खराब होने की, उसी को विकृत गंधिता आमतौर पर कहा जाता है। अब देखते हैं विकृत गंधिता के सामान्यतः परिभाषा क्या हो सकती है। तो सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ जो होते हैं विशिष्ट स्वाद और गंध उनमें पाए जाते हैं, परंतु विशेष स्वाद और गंध अथवा दोनों के खराब होने, या तो स्वाद खराब हो या तो गंध, या तो दोनों ही खराब हो, ऐसी प्रक्रिया को ही कहते हैं विकृत गंधिता। अब इससे बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। उस पदार्थ में हम प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर रख सकते हैं, जैसे कि उस पदार्थ जो कोई पदार्थ लिए हैं उसमें उसका प्रतिऑक्सी कारक कि वह उसके साथ बचाया रख सके। जैसे गर्मियों के दिनों में हम खानों को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि वह अधिक ठंडा रहेंगी और अच्छी खासी उसका स्वाद बिगड़ेगा नहीं, बना रहेगा। तो उसी प्रकार फ्रिज में खाना रख देना, फल रख देना, सब्जी रखना जो लंबे समय तक चलते हैं। और तैलीय पदार्थ जो होते हैं जैसे कि चिप्स, आलू के पकौड़े, ये सब जो होते हैं कुछ, इनको वायु रोधक पात्र में रख दें। जैसे कोई भी जैसे आलू की पकौड़ी हो गई, ऐसे कुछ जो तेल से युक्त हैं उनको हम वायु रोधक पात्र में रखेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। या तो जो दुकान पर कुरकुरे और चिप्स ये सब बिकाई देते हैं वो सब नाइट्रोजन युक्त गैसों से भरे होते हैं, जिससे कि उनकी आयु लंबी हो, वह लंबे दिनों तक चल सकें। तो इसके बचाव के उपाय यही हैं। और विकृत गंधिता किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब अगला कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।